तो आप बोलेंगे मस्त, बचपन से हम तो ऐसे ही हैं। तो इसीलिए आप ऐसे ही रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और इसीलिए मैं रोज़ रोज़ आ जाती हूँ आपका हाल चाल पूछने और नया नया कुछ उड़ेलने के लिए। तो आज हम लेकर आए हैं वही 9th क्लास की जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं, अध्याय 6, जिसमें हम टिश्यू पढ़ रहे हैं, और उसी का आज हम पढ़ने वाले हैं L7। क्या पढ़ना है हमें चैप्टर में ये तो आपको पता ही है। हालांकि ये चैप्टर अब थोड़ा सा बीच बाजार में आ गया है, मतलब इसका मिडिल सेक्शन चल रहा है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो विशिष्ट उत्तकों के बारे में पढ़ने वाले हैं, साथ में जंतु उत्तक की शुरुआत करेंगे, और जंतु उत्तक में एक प्रकार जो हम पढ़ेंगे वो एपिथीलियम उत्तक या एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, और उसकी संरचना को देखेंगे कि क्या होते हैं। तो शुरुआत करते हैं विशिष्ट उत्तक से। जैसे कि हमने कहा था कि स्थायी उत्तक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक हमने देखे थे सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसके बाद हम आए कॉम्प्लेक्स यानी जटिल उत्तकों पे, और तीसरा प्रकार जो मैंने बताया था विशिष्ट उत्तक। लेकिन आपकी बुक में यानी एनसीईआरटी को अगर हम देखें तो विशिष्ट उत्तक के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, लेकिन क्योंकि उसका प्रकार है तो मैं चाहती हूँ कि आपको पता चले, क्योंकि आपने देखे भी हैं वो, बस आपको ये पता नहीं है कि वो विशिष्ट उत्तक है। तो थोड़ा सा देख लो, चाहो तो याद कर सकते हो, अच्छा ही है, भला होगा आगे जाके अगर समझ लोगे तो। क्या होते हैं विशिष्ट उत्तक? कि ऐसे उत्तक कोशिकाएं जो स्त्रावण का कार्य करती हैं, मतलब कोई ना कोई सिक्रीशन करती है, किसी न किसी चीज का सिक्रीशन करती है, कार्य करती है, तो उन्हें विशिष्ट या स्त्रावण उत्तक कहते हैं। पादपों में 3 प्रकार के विशिष्ट उत्तक पाए जाते हैं, मतलब 3 टाइप के हमारे पास स्पेशल टिश्यूज हैं प्लांट के बारे में। पहले है स्त्रावी कोशिकाएं, नाम से लग रहा होगा स्त्रावण कर रही है, किसी ना किसी चीज का सिक्रीशन कर रही है। दूसरी है ग्रंथिल उत्तक यानी कि ग्लैंड्यूलर टिश्यू, और तीसरे हैं लैक्टेसधर यानी कि लैक्टिकल टिश्यू। बस इन 3 के नाम अगर आप चाहें तो याद रखें, जो कि क्या है, स्पेशल टाइप के टिश्यूज हैं। क्या काम करते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, स्त्रावी उत्तक मतलब कोई ना कोई चीज का सिक्रीशन कर रहे हैं प्लांट के अंदर। अब वो कोई भी हो सकता है, जैसे हमने देखा कि जो कोएनोसाइट्स होते हैं या कोलेनकाइमा होती है उसमें लिग्निन जमा हो जाता है, या सेल्यूलोज और पैक्टीन जमा हो जाता है कोलेनोसाइड में, और स्क्लेरोसाइड यानी दृढ़ उत्तक कोशिकाओं में लिग्निन जमा हो जाता है। ये लिग्निन आता कहाँ से है? ये लिग्निन आता है कोशिका से ही, कोशिका ही इसको सिक्रीट करती है। तो जो कोशिकाएं किसी पदार्थ का सिक्रीशन करती हैं वो स्त्रावी कोशिकाएं बन जाती है। दूसरी है ग्लैंड्यूलर, ग्लैंड का मतलब ही वही कोई ना कोई पदार्थ का सिक्रीशन कर रही है, लेकिन ये ग्लैंड थोड़ी सी स्पेशल है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मकरंद की कोशिकाएं। मकरंद क्या है? नेक्टर, नेक्टर सुना है ना, जो पुष्प के अंदर पुष्प को सुगंधित बनाने और जो कीट है उनको आकर्षित करने के लिए कुछ कोशिकाओं की ग्लैंड्स होती है, कुछ कोशिकाएं होती हैं जो नेक्टर का सिक्रीशन करती है, जिसको पीने के लिए भंवरा आता है ना, भंवरा आएगा ना, क्या पीने आता है? तितलियां आती हैं, क्या पीने आती है? वो मकरंद पीने आती है, नेक्टर पीने आती है। तो ये नेक्टर का सिक्रीशन जो कोशिकाएं करती हैं वो होती है ग्लैंड्यूलर टिश्यू या ग्लैंड्यूलर कोशिकाएं। और तीसरी होती है लैटेक्सधर यानी लैक्टिस, जो आप जो ये गोंद यूज करते हो, खाने वाला गोंद या बनाने वाला भी, मतलब वो चिपकाने वाला, जो दोनों ही टाइप के गोंद हमें पादपों से मिलते हैं। पादप के तना होता है, जो गोंद का पेड़ होता है, वो क्या करते हैं, उस पे चीरे लगा देते हैं। ठीक है, जो प्लांट होता है उस पे चीरे लगा देते हैं, तो उनसे बाहर की तरफ ये लेटेक्स आ जाता है। ये किसी भी कलर का हो सकता है। अगर गोंद की हम बात करें तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, ये बाहर ऐसे ड्रॉप करके टपकने लग जाता है, जिसको जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आता है सूख जाता है, फिर हम इसको खरोच के बाहर निकाल देते हैं और गोंद की फॉर्म में बाजार में बेचते हैं। इसलिए आपने देखा होगा छोटे छोटे ऐसे ड्रॉप की फॉर्म में मिलता है। इसके अलावा कई पादपों में आपने दूध जैसा व्हाइट पदार्थ भी देखा होगा, जैसे रबड़ भी ऐसे ही बनता है। रबड़ के जो पेड़ होते हैं उनमें भी ऐसे ही किया जाता है, चीरे लगा दिए जाते हैं, तो वो वाइट लेटेक्स जो है वो बाहर आ जाता है, जिसको फिर हम रबड़ की फॉर्म में काम में ले लेते हैं। ऐसे ही जो आपके गांजा या जो आप पढ़ते हो भांग है ना, जो एक प्लांट होता है जिसको भांग का प्लांट होता है, उसका भी जो पौधा होता है उसमें भांग कैसे ऐसा पौधा होता है उसका,
ऐसा फूल होता है उसका, ऐसे वाला। इस पे वही चीरे लगा देते हैं, चीरे लगाते हैं तो इस पे वाइट वाइट ड्रॉप निकलने लग जाती है, जिसको बाद में इकट्ठा करके भांग बनाई जाती है उसकी, है ना, बेची जाती है, ड्रग्स जिसको बोलते हैं। वो दवाइयों के काम में भी लेते हैं, ऐसा नहीं है, गलत कामों में भी, अच्छे काम भी किए जाते हैं दवाइयों की फॉर्म में। तो ये थे हमारे विशिष्ट ऊतक। आप नाम याद रखो, चाहो तो इनके एग्जाम्पल याद रख लो। हालांकि एनसीईआरटी में इसे नहीं दे रखा, पर मेरी ड्यूटी थी आपको पढ़ाना, क्योंकि ये इसका पार्ट है। कभी फिर आप 11th में जाओगे, अचानक ये चीज़ें प्रकट हो जाएंगी। 11th में अगर बायो लोगे, फिर बोलोगे मैम ने तो बताया ही नहीं, है ना, इसीलिए। चलो अब आते हैं जंतु ऊतक पे। जंतु ऊतक, ये बात हम कर चुके हैं कि प्लांट्स और एनिमल दोनों के टिश्यू और सेल्स थोड़े थोड़े डिफरेंट है। ये हमने जब चैप्टर शुरू किया था तभी बात बोल दी थी, क्योंकि प्लांट के अपने कार्य है और एनिमल के अपने कार्य हैं, ठीक है। दोनों के कार्यों में बहुत डिफरेंस है। वो अपना खाना खुद बनाते हैं, हम दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। वो चल फिर नहीं सकते, हम चलते रहते हैं। वो लड़ाइयाँ करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मार धार करते हैं, चुगली करते हैं हम, और वो बेचारे शांत रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ अंतरों के साथ हमने क्या कहा था कि जो जंतु ऊतक है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो आज से हम जो शुरू करने वाले हैं वो एनिमल टिश्यू के बारे में शुरू करने वाले हैं। टिश्यू क्या है? कोशिकाओं का वह समूह जो विशिष्ट कार्यों का संपादन करता है, एक ही प्रकार के कार्य करता है, और एक ही प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो मिलके टिश्यू का निर्माण करती है। ये बात कहानी हम कर चुके हैं। प्राणी जो है, यानी कि जो एनिमल बॉडी है, मुख्य रूप से 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कौन से 4 प्रकार, जरा देखो। सबसे पहला है उपकला ऊतक, जिसको हम एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद योजी ऊतक, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। तीसरे पेशी ऊतक, जिसको मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। चौथी तंत्रिका ऊतक, जिसको नर्वस टिश्यू भी कहते हैं या नर्व टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के टिश्यू जो हैं वो हमें एनिमल के अंदर पढ़ने हैं। प्लांट के हम खत्म कर चुके हैं, तो उसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि उपकला। नाम से आपको लग रहा हो उपकला, मतलब किसी के ऊपर की मेम्ब्रेन होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। यहाँ पे आपको एपिथेलियम टिश्यू के प्रकार दिख रहे हैं, इसको पढ़ेंगे, अभी थोड़ा इग्नोर कर दो इसे, ठीक है। चलो पहले बनाएंगे फिर इस डायग्राम पे आएंगे। एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम टिश्यू जंतु के शरीर को ढकने, बाहरी रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक कहलाते हैं। आपके शरीर में या जो भी एनिमल जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, उसको शरीर को कवर करने और अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं या अंग है उनको कवर करने, बाहरी और आंतरिक रूप से जो कवरिंग बना रहे हैं हम, जो कोशिकाओं की लेयर बना रहे हैं, जैसे आपकी त्वचा क्या कर रही है? शरीर को कवर करके रखा हुआ है। तो ऐसे टिश्यू क्या कहलाते हैं? एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम ऊतक कहलाते हैं। कोशिकाओं का समूह है। आपकी त्वचा क्या है? एक जैसी कोशिकाओं का समूह है जो कार्य का स्पंदन, जो एक विशेष कार्य को संपादित कर रही है, ठीक है। क्या कार्य संपादित कर रही है वो आपको पता ही है। बाहर वाले बैक्टीरिया विषाणुओं से बचा रही है, ठंड गर्म सर्दी से बचा रही है, क्योंकि इस पे जो हेयर्स है वो आपको टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। पसीने उत्सर्जन का भी काम करती है, बहुत सारे काम करती है त्वचा, तो कार्य का संपादन कर रही है। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहाओं को भी ढकती है। ये बात मैं कह चुकी हूँ। बाहर की कवरिंग प्लस जो अंग है उसके ऊपर भी जो कवरिंग है उनको ढकने का काम भी कौन करती है? एपिथेलियम कोशिकाएं करती हैं या ऊतक करता है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों, मतलब जितने भी आपके अंदर सिस्टम है, कौन कौन से सिस्टम है भाई? डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उत्सर्जी अंग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सब अंगों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण भी करती है, ठीक है। जैसे मान लो मेरा यहाँ पे लिवर है,
और अगर आपको ह्यूमन बॉडी के थोड़ा सा ध्यान हो तो लिवर जो होता है वो स्टमक होता है, ये स्टमक, इसके यहाँ पे कहीं लगा हुआ होता है ना। तो अगर इनके बीच में, इनके ऊपर कवरिंग नहीं हो और इनके बीच में एपिथेलियम टिश्यू नहीं हो तो सारे मिक्सचर हो जाएगा, है ना। वो नमकीन आता है ना जिसमें सब एक जैसा, मिक्सचर बोलते हैं किसी लिए क्योंकि उसमें सब मिक्स है, तो ऐसे मिक्स हो जाएगा। तो इन सबको एक दूसरे से अलग करने का काम भी कौन करती है, एपिथेलियम, अवरोध का कार्य, कि इसके प्रोडक्ट इसमें ना मिक्स हो जाए। लिवर का अपना काम है, उसके अलग एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, स्टमक का अपना काम है, उसके अलग एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, तो उनके बीच में बैरियर यानी अवरोध का काम भी कौन करेगा, एपिथेलियम टिश्यू करेगा। त्वचा, मुंह, आहार नाल, रक्त वाहिनी का स्तर, फेफड़ों की कुपिका यानी कि फेफड़ों की एल्वोलाई क्या होती है, हमारे जो लंग्स है, ये एक लंग ही बना रही हूं मैं, लंग्स में क्या होती है, छोटे छोटे बबल लाइक कोशिकाएं होती हैं ऐसी, जिसमें हवा जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है ना, बबल लाइक कुपिकाएं होती है, इनको बोलते हैं कुपिकाएं यानी एल्वोलाई लंग्स के अंदर। इसीलिए लंग्स जो है वो सॉफ्ट होते हैं, स्पॉन्ज की तरह होते हैं, क्योंकि इनमें ये कुपिकाएं होती है हवा से भरी हुई। तो कुपिकाएं, वृक्क नलिकाएं, वृक्क नलिकाएं मतलब हमारे जो उत्सर्जी तंत्र, किडनी है, उसमें बहुत सारे नेफ्रीडिया है, उत्सर्जी अंग है जिसकी वजह से किडनी काम कर रही है, नेफ्रीडिया है, वो उनका स्तर आदि सभी एपिथेलियम उत्तक से बने होते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तरह से ये क्या है, एपिथेलियम के कार्य है, क्या बोल सकते हैं हम इनको, एपिथेलियम के कार्य बोल सकते हैं। प्लस एपिथेलियम कहाँ कहाँ पे मिलती है यानी एपिथेलियम की स्थिति क्या है वो भी कर सकते हैं। तो कहाँ मिल रही है, त्वचा में, मुंह में, आहार नाल में, रक्तवाहिनी में, इन सब का स्तर बना रही है। फेफड़ों की कुपिकाएं यानी एल्वोलाई बना रही है, वृक्क नलिका यानी नेफ्रीडिया बना रही है। इन सब को बनाने में किसका योगदान है, एपिथेलियम उत्तक का योगदान है। अब बात कर लेते हैं इसकी संरचना की कि ये बनी कैसे हुई है, इसकी कोशिकाएं कैसी हैं। एपिथेलियम उत्तक की कोशिका एक दूसरे से सटी हुई और एक अनवरत परत का निर्माण करती है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी जो कोशिकाएं हैं, एक तो चपटी है, प्लेट लाइक है, जैसे आपकी स्किन है। आपकी स्किन की कोशिकाएं कैसी है, अगर आपने कभी सर्दियों में वाइट वाइट होने लग जाता है ना, आपकी स्किन उतरने लग जाती, कैसी फॉर्म में निकलती, पपड़ी की फॉर्म में निकलती है, बहुत ही पतली चपटी, ऐसे बोल सकते हैं टाइल जैसी है, जैसे हम जमीन पे टाइल बिछाते हैं ना पतली, वैसी फॉर्म में। तो इसकी जो कोशिकाएं हैं वो ऐसी चपटी परत के समान है और इनमें सब में एक एक केंद्रक है और इनके बीच में कोई स्पेस भी नहीं है। अच्छा, जब हमने वो चिक सेल वाला, जो मैंने आपको पहले भी कहा था, गाल की कोशिकाएं निकाल के जो मैंने प्रैक्टिकल समझाया था, बोला भी था मैंने कि इसको देख लेना, चिक सेल वाला प्रैक्टिकल, एक ऑनियन सेल देखी थी और एक चिक सेल कहा था। मैंने कहा था ये जो चिक सेल है, जो गाल की कोशिकाएं, अभी आया ना मुंह में, तो ये मुंह की जो कोशिकाएं हैं आपने जो देखी थी ब्लू ब्लू, ऐसी ही दिख रही थी, वो ब्लू कलर की थी पर थी ऐसी, और बीच में एक एक केंद्रक था, है ना, कुछ ऐसे आकार की थी, कुछ ऐसे, वो तो हमने उसको निकाला था तो वो टूट फूट गई थी इसलिए अलग अलग दिख रही थी, वरना चिपकी हुई रहती है। तो हमारे जो अंदर की गाल की कोशिकाएं होती है वो भी एपिथेलियम सेल्स होती है, तो आपने देखी है, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल में बताई भी थी। तो ये ऐसे फर्श जैसी चपटी चपटी सी होती है, इनके बीच में जगह भी नहीं होती, स्पेस नहीं होता। अनवरत का मतलब बिना टूटे, कंटिन्यूअसली होती है, ठीक है। इन परतों के बीच चिपकने वाले पदार्थ कम होते हैं, इसीलिए जब मैंने गाल की कोशिकाएं निकाली तो वो सब अलग अलग हो गई ना, टुकड़ों टुकड़ों में, कहीं इधर दिख रही थी, थोड़ी इधर ऐसे दिख रही थी। तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है, स्थान बहुत कम है, पर प्लस एक दूसरे से चिपकी हुई नहीं है, अपने आप ऐसे, बस ऐसा है कि मिट्टी ली, उस पर टाइल बिछा दी, बस, कोई फेविकोल नहीं, कोई गम नहीं, डायरेक्टली। सभी एपिथेलियम को एक बाहरी रेशेदार आधारी झिल्ली नीचे रहने वाले उत्तक से अलग करती है। मतलब नीचे, ये हमने बोला कि ये जितने भी हमारे शरीर के ऑर्गन्स है उनको सबको कवर कर रही है। तो मान लो कोई भी ऑर्गन है, जैसे हमारी
हाथ ही है, हाथ है मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ होगा। कोई भी ऑर्गन ले सकते हो आप, अंदर लिवर ले सकते हो, इंटेस्टाइन ले सकते हो। तो ऊपर इसके कवरिंग किसकी है? एपिथेलियम सेल की। तो ये लो एपिथेलियम सेल बना देते हैं चपटी सी। तो इन एपिथेलियम सेल और नीचे जो ऑर्गन है उसके ऊतक के बीच एक मेम्ब्रेन, जो आपको अब व्हाइट कलर की दिख रही होगी, ये व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन इसको उस ऊतक यानी कि जिस भी अंग के ऊपर ये है या जिस भी संरचना के ऊपर ये है, उन ऊतकों से अलग करती है। इस परत को हम बोलते हैं आधारी परत। ये जो व्हाइट लेयर दिख रही है आपको, ये क्या है? आधारी परत। आधारी परत का मतलब बेसल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए यहाँ पे दे भी रखा है आधार झिल्ली, उसी को हम बेसल मेम्ब्रेन या आधारी परत कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एपिथेलियम सेल के क्या प्रकार हैं। तो एपिथेलियम सेल भी 3 प्रकार की होती है। एक होती है सरल यानी शल्की एपिथेलियम, दूसरी होती है, यहाँ पे लिख दूं, एक होती है शल्की एपिथेलियम, दूसरी होती है घनाकार एपिथेलियम और तीसरी होती है स्तंभाकार। इनके नाम से इनका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा है तो अभी समझा देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, अच्छा एक और बात जो यहाँ पे ध्यान रखने, ये एक लेयर भी हो सकती है, मतलब सिंगल लेयर भी हो सकती है और बहुत सारी मल्टीपल लेयर भी हो सकती है। जब आप, वही मैंने कहा 11th में जब ये चैप्टर, क्योंकि 11th 9 से कनेक्टेड होती है मैक्सिममली, तो जब आप 11th में बायो लेंगे और ये चैप्टर, इस मैटर का चैप्टर आएगा, तो आपको इसके भी 2 प्रकार बताए जाएंगे। मतलब क्या? एक तो सिंगल लेयर एपिथेलियम, उसमें 3 प्रकार, फिर मल्टीपल लेयर एपिथेलियम जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती है, उसमें फिर 3 प्रकार। तो अभी आप 9th क्लास के, कोई भी चीज़ देखो क्लास के हिसाब से पढ़ाई जाती है। बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें और भी ऐड कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि आप 9th क्लास में हैं और हमें NCERT को ही फॉलो करना है जहाँ तक हो सके, तो उसी लेवल का आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कहीं आप बुक्स उठा लो और फिर बोलो कि नहीं उसमें तो परती और सरल और बहुत सारी टाइप की, तो वो 11th का कोर्स है, आपका कोर्स ही नहीं है। आपका जो सिलेबस है उसमें सिर्फ आपको प्रकार पढ़ने हैं, वो भी सिंपल वाली के। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरल शल्की उपकला। जो मैंने कहा कि भाई सिंगल लेयर होगी तो उसको सरल बोल देते हैं, और अगर बहुत सारी परतों वाली होती है तो उसको आस्तरित बोल देते हैं, वैसे मल्टीपल लेयर बोल देते हैं, लेकिन मल्टीपल लेयर वाली हमें पढ़नी नहीं है, जिसको हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। शल्की का मतलब क्या होता है? शल्की का मतलब होता है पेपर लाइक, पत्ते लाइक, पतली पतली। जैसे मैंने कहा आपकी स्किन, जब वो सर्दियों में स्किन उतरती है तो वाइट शल्क के फॉर्म में उतरती है, पतले पतले टुकड़ों के फॉर्म में निकलती, उसको बोलते हैं शल्की, यानी कि स्केल लाइक। वैसे शल्क का मतलब होता है स्केल, स्केल का मतलब होता है पेपर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, छोटा छोटा। तो इन उपकला की कोशिकाएं चौड़ी परंतु अत्यधिक चपटी होती है, मतलब चौड़ी तो है लेकिन बहुत ही चपटी है। वही जैसे मैंने कहा स्किन के ऊपर की जो चमड़ी होती है, जब कोशिकाएं होती हैं वो। जहां पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा, ये वर्ड हम पढ़ चुके हैं, हाँ पढ़ चुके हैं जब हमने प्लाज्मा झिल्ली पढ़ी थी, कि प्लाज्मा झिल्ली जो है वो कैसी होती है? सेलेक्टिव परमिएबल होती है। मतलब वो कुछ ही पदार्थ को, जिसकी उसकी को कोशिका को जरूरत होती है, उन्हीं पदार्थ को अंदर और बाहर जाने देती है। उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी मर्जी होगी तो आने देगी, नहीं तो नहीं आने देगी। डिपेंड की कोशिका को क्या चाहिए। ठीक है, तो सेलेक्टिव परमेबल होती है। वहां पे एक तो ये वाली कोशिका मिलेगी, मतलब एपिथेलियम सेल मिलेगी, वहां पर चपटी एपिथेलियम उपकला कोशिकाएं होती हैं। इनको सरल शल्की एपिथेलियम भी कहते हैं। ठीक है,
कोशिकाओं में उदाहरण देख लीजिए आप कहाँ कहाँ पे मिल रही है। एक तो कोशिकाओं में रक्त स्तर और कुपिकीय त्वचा। अभी हमने कुपिका बनाई, मैंने कहा लंग्स के अंदर जो ऐसी कुपिकाओं समान संरचना होती, इनकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ये तो कुपिका है पूरी, इसकी ये जो आउटर कवरिंग है यहाँ पे जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, यहाँ पे जो सेल्स होंगी वो शल्की वाली होगी, शल्की एपिथेलियम। प्लस और कहाँ पे बोल रहा है ये, ब्लड यानी कि रक्त स्तर, मतलब हमारा जो एक तो केशिकाएं जिसमें हमारा ब्लड बह रहा है, जो वाहिकाएं हैं, जो ट्यूब लाइक संरचनाएं हैं, नलिकाएं हैं, रक्त नलिकाएं जो धमनी और शिराएं होती हैं, उनकी जो लेयर है उस पे भी क्या होगी, एपिथेलियम। कौन सी वाली, शल्की, मतलब पतली पतली, क्योंकि पतला होना है, उन्हें विसरण करना है, उन्हें गैसों का एक्सचेंज करना है, तो पतली होगी तभी तो गैस एक्सचेंज होगी। आप 10-12 मोटी लंबी ऐसी लेयर बना दो तो भाई विसरण कैसे होगा, गैस का एक्सचेंज कैसे होगा। और विसरण हम पढ़ चुके हैं, क्या है विसरण, गैसों और पदार्थों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की हो जाना। अगर इतनी मोटी लेयर बीच में लगा दोगे तो कैसे एक्सचेंज होगा, पतली लेयर चाहिए, और वो किसकी होती है, एपिथेलियम या शल्की एपिथेलियम की होती है। ये उदाहरण आपको याद रखने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी होती है, ठीक है। एपिथेलियम कोशिकाएं इनको कटने और फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। इस एपिथेलियम को स्तरित शल्की एपिथेलियम बोलते हैं। जो मैंने कहा कि जब आप 11th में जाएंगे तो इनकी लेयर भी पढ़ेंगे, एक तो सिंगल लेयर और कई बार ये मल्टी लेयर भी हो जाती है सुरक्षा के लिए। तो कटने और फटने, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनको कोई चोट ना लग जाए। अगर इतनी पतली शल्की एपिथेलियम की हमारी ब्लड वेसल्स बनी हुई हो तो भाई कोई भी धक्का मारेगा हमारे अंदर की ब्लड वेसल्स टूट जाएगी, है ना। तो उसको बचाने के लिए कई बार कई जगहों पर जो एपिथेलियम है वो कई परतों का निर्माण करके थोड़ी मोटी हो जाती है, थोड़ी मोटी, इतनी भी मोटी नहीं कि उसमें ये विसरण ही न हो, तो मोटी हो जाती है। उसको फिर हम बोल देते हैं स्तरित शल्की मीडियम या लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड स्क्वैमस एपिथेलियम बोल देते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर की जो है वो घनाकार उपकला यानी कि स्क्वायर शेप की होती है। घन का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, तो इनका आकार कैसा है, ये थोड़ी सी वैसी इस टाइप की होगी। जो हमने पहले वाली शल्की वाली देखी वो उनका शेप थोड़ा सा अनियमित था, है ना, चपटी थी और अनियमित थी। ये थोड़ी मोटी होगी और स्क्वायर शेप की होगी इस तरह से। इनमें भी वही एक केंद्रक होगा, कोशिका द्रव्य होगा, ठीक है। यह घनाकार कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। बात आ गई, स्क्वायर वाली हो जाएगी। ये कोशिकाएं उद्र्ग्र यानी वर्टिकल काट में वर्गाकार दिखाई देती है। जब हम, जैसे कि कोई लेयर बनी हुई, ये लेयर बनी हुई है किसकी, घनाकार की, ये घनाकार कोशिकाओं की लेयर बनी, तो जब हमने इसको वर्टिकली मतलब ऐसे काटा तो हमें वर्गाकार दिख रही है, स्क्वायर शेप की दिख रही है, यही ये बोल रहा है। उदाहरण कहाँ कहाँ पे मिलती है, मैंने आपको कहा सबके आपको याद रखने कौन सी कहाँ पे मिलती है। आंत्र के भीतरी स्तर यानी लाइनिंग में एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती है। आंत्र का मतलब, आंत्र मतलब इंटेस्टाइन, हमारी जो इंटेस्टाइन है वही स्टमक है ना, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी है हमारे पाचन तंत्र, हमारे मतलब जितने भी एनिमल है उनकी ये जो लाइनिंग है, इनमें जो कोशिकाएं हैं वो कौन सी है, वो घनाकार कोशिकाएं हैं। इंटेस्टाइन की जो कोशिकाओं की परतें हैं उनमें बाहरी परत, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि एपिथेलियम से बाहर की कोशिकाएं और कुछ में अंदर की भी बनाएगी, लेकिन जनरली बाहर वाली कवरिंग को बनाती है। घनाकार एपिथेलियम वृक्कीय नलिका, जो पहले भी आ चुका है, जो नेफ्रीडिया है, मतलब जो हमारे किडनी है उसके अंदर जो नेफ्रीडिया है, लार ग्रंथियां है, सलाइवरी ग्लैंड है, कहाँ पे है, माउथ के अंदर, मुख के अंदर हमारे लार ग्रंथियां है, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड है जो लार का सिक्रीशन करती है मुंह के अंदर, जो पाचन में भी सहायक होती है। उनकी लार ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण भी करती है। लार ग्रंथि है, ग्रंथि है तो मतलब कोई स्ट्रक्चर होगा, और उसकी भी लेयरिंग कौन करती है, ये घनाकार एपिथेलियम यानी कि स्क्वायर एपिथेलियम, क्यूब भी बोल सकते हो इसको, ठीक है।
फिर है लास्ट वाली जिसको हम क्यूबॉइडल एपिथीलियम कहते हैं। इसकी कोशिकाएं चौड़ी कम परंतु लंबी अधिक होती है। प्रत्येक कोशिका के आधारी क्षेत्र में एक अंडाकार केंद्रक होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपको समझाने वाली हूँ। स्क्वैमस एपिथीलियम थी चपटी और बिना ज्यादा कोई उसका फिक्स आकार नहीं था, उसमें भी एक ही केंद्रक था, ठीक है। अनियमित आकार की थी, कोशिका केंद्रक था बीच में सेंटर में। जब वर्गाकार की यानी घनाकार थी वो वर्ग शेप की थी, मतलब ऐसे स्क्वायर शेप की थी। इसमें भी बीच में एक केंद्रक होता है। ये देखो ये स्तंभाकार है, स्तंभाकार मतलब कॉलमनरी भी बोलते हैं इसको कई बार, कॉलमनरी या क्यूबॉइडल। ये कैसी है? ऐसी लंबी है, ऐसी ऐसी। क्यूबॉइडल किसको कहते हैं? आयताकार को कहते हैं ना क्यूबॉइडल, आयत के आकार की है ना। क्यूबॉइडल को अगर मैथ्स के नजरिए से देखो तो ये आयताकार है। और इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें डिफरेंस है कि ये कहीं से भी काटो आपको स्क्वायर ही लगेगी। अब आप इन वाली कोशिकाओं को ऊपर से देखोगे तो आपको ये ऐसी दिखेगी, लेकिन जब आप इसको काटोगे साइड से देखोगे तो आपको लगेगा ये लंबी है। और दूसरा अंतर ये कि इन दोनों कोशिकाओं में केंद्रक जो है वो बीच में प्रेजेंट था। यहाँ पे जो केंद्रक है वो बिल्कुल नीचे आधार पर प्रेजेंट होता है। ये मेन अंतर है तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और यही आपको याद रखना है कि इसमें जो आधारी क्षेत्र पर एक केंद्रक होता है और ये कोशिकाएं लंबी होती है। ये डिफरेंस है तीनों में। जो शल्की उपकला, ये कौन सी हो गई? शल्की। ये घनाकार और ये स्तंभाकार। कई बार ये फ्लैजिलेटेड भी हो जाती है, मतलब सीलिया भी आ जाता है, अभी आएगा आगे। श्वास नली में मतलब आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है जिससे आप सांस ले रहे हैं, स्तंभाकार ऊतक में पक्षमाभ या सीलिया भी होते हैं। क्यों है सीलिया? ताकि जो आपके नाक में भी है ना बाल लगे हुए हैं, ऐसे आपकी जो श्वास नलिका है उसमें छोटे छोटे, मान लो श्वास नलिका की कोशिकाओं की ये स्तंभाकार कोशिकाएं हैं, तो इनमें क्या है ऊपर की ओर छोटे छोटे ऐसे सीलिया मतलब हेयर लाइक बाल जैसी संरचनाएं लगी हुई है, छोटी छोटी। क्यों लगी हुई है? ताकि जब आप सांस ले तो अगर डस्ट पार्टिकल या कोई बैक्टीरिया आपकी सांस नाल में जा रहा है तो उसे वो रोक सके, ठीक है। इसीलिए ये काम इंटेस्टाइन में भी होती है, कई बार कॉलमनरी एपिथेलियम होती है वहाँ पे भी। इंटेस्टाइन में हमने देखा पहले कि वही वहाँ पे घनाकार भी होती है, लेकिन घनाकार के साथ वहाँ पे ये सीलिएटेड जो जिसमें क्या हो ऐसे सीलिया हो, ऐसी भी होती है हमारे इंटेस्टाइन में। बहुत सारे टाइप की होती है, हमें तो सबके एक एक दो दो एग्जाम्पल याद करने। एक ही जगह पे एक से ज्यादा प्रकार की एपिथेलियम हो सकती है। हो सकता है कोई, जैसे मैंने कहा अभी आंत में घनाकार वाली भी होती है, बाहर की कवरिंग होगी वो शल्की वाली भी होगी। और आंत यानी इंटेस्टाइन में जो लार्ज इंटेस्टाइन है या स्मॉल इंटेस्टाइन है उनमें सीलिएटेड कॉलमनरी एपिथेलियम यानी कि स्तंभाकार एपिथेलियम भी पाई जाती है, ठीक है। तो एक ही जगह पे दो तीन प्रकार की हो सकती है। और यही नहीं, उदाहरण तो हम दो तीन लिख रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी में बहुत जगहों पे एपिथेलियम है। ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्राय ग्रंथिल कोशिकाओं के रूप में, मतलब वही जो मैंने विशिष्ट कोशिकाएं बताई थी ना, कुछ कोशिकाएं कुछ हार्मोन का या एंजाइम का सिक्रीशन करती है जिसे ग्रंथिल कोशिकाएं कहते हैं। ये विशेष प्रकार की होती है। तो कुछ एपिथेलियम सेल ग्रंथिल भी हो जाती है, मतलब वो कुछ विशेष टाइप के एंजाइम का भी सिक्रीशन करती है, कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है कुछ एपिथेलियम कोशिकाएं। जो एपिथेलियम ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्त्राव करती है यह ग्रंथिल यानी कि ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कहलाती है। जैसे मैंने कहा आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें अगर आप स्टमक में देखेंगे तो स्टमक में बहुत सारे पाचक रस सिक्रीट होते हैं। फिर आपका जो अग्नाशय है यानी कि पेनक्रियास है, वहाँ पे भी बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो आपके खाने को पाचन करने में हेल्प करते हैं। तो वहाँ की जो एपिथेलियम है वो कैसी है? ग्रंथिल है। कौन सी वाली? ये स्तंभाकार वाली। भाई शल्की वाली तो सिर्फ कवर बना रही है, ये जो स्तंभाकार एपिथेलियम है ये कुछ एंजाइम रस, अब उसमें पाचक रस भी हो सकते हैं, हॉर्मोन्स, इनका सिक्रीशन करती है।
ठीक है। तो ऐसी एपिथीलियम क्या कहलाती है? ग्रंथिल या ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम कहलाती है। फिर ये विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं में आ गई, जैसे पादपों में जो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं थी, वैसे ये भी कैसी है? स्पेशल टाइप की एपिथीलियम है। अब आपको वो फाइनल डायग्राम बता देती हूँ, हालांकि मैंने आपको अंतर बता ही दिया सब में। ये देखिए, ये है शेल की उपकला। देखो एक लेयर की फॉर्म में दिख रही है, सिर्फ पतली लेयर बना रही है, चपटी चपटी है सारी। और ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है नीचे, ये क्या है? ये वो बेसल मेम्ब्रेन है, आधारी कला। सब में है, आप देख लीजिए, सभी में है। जो नीचे जो इसके टिश्यू है उसको एपिथीलियम से अलग करने का काम। तो ये आपको कैसे दिख रही है? ये ऐसी चपटी चपटी है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारी क्यूबॉइडल है। ये देखो, ये दो क्यूबॉइडल है, ठीक है, क्यूबॉइडल। और क्यूबॉइडल में भी जब लंबी हो जाती है तो वो कॉलमनरी एपिथीलियम कहलाती है, जिसको हम बोल रहे हैं स्तंभाकार। ये कैसी है? ये यहाँ पे आपको थोड़ी सी लंबी दिख रही होगी, लेकिन ये ऊपर से देखो आप, ऊपर से ये कैसी है? स्क्वायर शेप की, ऐसी। और बीच में इनके केंद्रक है। ये कौन सी है? ये घनाकार है। हालांकि क्यूबॉइडल हम आयताकार को कहते हैं, इनको भी क्यूबॉइडल कहते हैं, लेकिन इनको फिर हम कॉलमनरी एपिथीलियम कह देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये लंबी है, ऊपर से तो दोनों सेम ही दिख रही है आपको, लेकिन जब हमने इसको वर्टिकली काटा तो हमें पता चला कि ये थोड़ी लंबी है। और इनका जो केंद्रक है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? आधार पे प्रेजेंट है। इसमें भी बेसल मेम्ब्रेन है, इसमें भी बेसल मेम्ब्रेन है। तो ये हो गई हमारी स्तंभाकार एपिथीलियम सेल, जो कहाँ कहाँ मिलती है हमने देख लिया। और तीसरी जो मैंने कहा कि कई बार ये जो शेल की उपकला होती है वो 2-4 परतों का भी निर्माण कर देती है, तो फिर हम उसे लेयर्ड या स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कह देते हैं। ये है तो शेल की, लेकिन एक लाइन बताई थी ना मैंने कि कई बार स्क्वेमस एपिथेलियम फटने और कटने से बचाने के लिए 2-3 परतों की हो जाती है। ये वो 2-3 परतों की है। इसमें आप देखो ये चपटी चपटी ही हैं सभी, लेकिन इनमें 2-4 परतें हैं एक्स्ट्रा, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? स्तरित। हिंदी में क्या बोल देते हैं? स्तरित शेल की उपकला। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ गया? पढ़ लिया आपने? ये 4 पढ़ने हैं, जिसमें से आज हमने एपिथीलियम पढ़ा है, बाकी 3 अभी बाकी है और इसी को हम अगली क्लास में लेंगे। हमने कार्य पढ़े और देखा कौन कौन से प्रकार की एपिथीलियम होती है, वो देखा हमने। ठीक है, उसके डायग्राम देखे हमने और कहाँ कहाँ मिलती है ये भी देखा। और ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम के बारे में भी पढ़ा हमने कि कोई स्पेशल टाइप की जो एपिथीलियम है, जब वो ग्रंथिल हो जाती है तो उसे ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम कहते हैं। तो इसी के साथ आज का जो हमारा मस्त वाला लेक्चर था वो ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा और बुक को भी आप पढ़ें, एनसीईआरटी को पढ़ते रहें। हालांकि उसमें सब मिक्सचर है, इसीलिए मैं आपको अलग अलग करके बता देती हूँ कि ये टॉपिक यहाँ से यहाँ पढ़ना है, ये टॉपिक, क्योंकि उसमें सब पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा है। उसको आप थोड़ा सा मैनेज करके लिखेंगे तो आपको याद करने में ईजी होगा। जो मैं आपको यहाँ पर लिख के दे देती हूँ, आप इससे नोट्स बना लें और आपके लिए अच्छा होगा याद करने के हिसाब से भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में और हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के नेक्स्ट टॉपिक, जो कि कनेक्टिव टिश्यू है, उसके बारे में।